भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में क्लियरली कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर तरक्की नहीं हुई तो उसकी वजह है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इंक्रोच किया गया, उनको सिस्टमेटिकली खत्म किया गया। ऐसा राज्य जिसमें सरकार का दायित्व होता था या होता है कि वो इंक्रोचमेंट्स को रोके, वो कैसे रोकेगा जिसका चीफ मिनिस्टर खुद इंक्रोच कर रहा था जगह को। 3,40,000 कनाल जगह रेगुलराइज कर दी जाती है रोशनी में, और उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये जगह रेगुलराइज करेंगे तो हमारे को 25,000 करोड़ रुपया मिलेगा जिससे हम पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन कितना मिला? 76 करोड़ ओनली। फॉरेस्ट की जगह को घेर के बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेता भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना घर जो है फॉरेस्ट की जगह के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इन सभी इंक्रोचमेंट्स को दूर करना है। जिन्होंने कब्जा किया है जगहों के ऊपर, फॉरेस्ट की जगह पे कब्जा किया है, उनसे वो जगह भी वापस लेनी है, और जो उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन की है उसको भी डिमोलिश करना है ताकि वहां पे वापस फॉरेस्ट बने। हमारा प्रॉमिस है लोगों को कि हम आगे से कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं होने देंगे। आपने कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिए। जो कानून को अप्लाई करने वाले लोग थे जिन्होंने इंप्लीमेंट करना था, वो खुद ही चोर थे। एक चोर दूसरे चोर को कैसे रोक सकता था? महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट देते हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं श्रीनगर में, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कैंपेनिंग नहीं करने दी जाती है, और ये सिलेक्टिवली उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो गुपकार अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए महबूबा जी, जिस आदमी के बारे में बात कर रही हैं, वो आदमी एक सीरियस ऑफेंस में एक्यूज्ड है। ऐसा सीरियस ऑफेंस जिसमें इस राज्य का एक बड़ा सरकारी पुलिस का अधिकारी पिछले कई महीनों से जेल में बैठा हुआ है क्योंकि मिलिटेंट्स के साथ मिलकर काम करता था। जो फॉरेस्ट में रहने वाले गुज्जर बकरवाल हैं, उनसे जगह खाली नहीं करवाई जाएगी अगर वो 2006 की एक्ट की प्रीव्यू में आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है रेगुलराइजेशन का। ये खाली वादा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, इसको तेजी से करेंगे। आने वाले टाइम पे फेज्ड मैनर में रेगुलराइजेशन जो है वो पक्की होगी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी डीडीसी इलेक्शंस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, और उसमें 20 पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें मेन पॉइंट ये है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट हुई हैं उन्हें हटाया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला की जो यहाँ पर जम्मू में जो उनका बठिंडी में हाउस है, उसे भी इलीगल बताया गया, और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर इलीगल इंक्रोचमेंट पाई गई तो उसे भी हटाया जाएगा। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शंस को लेकर आज आपने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, काफ़ी स्पष्ट शब्दों में आपने कह दिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी इंक्रोचमेंट्स पे। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट भी उतना ही स्पष्ट है जितना भारतीय जनता पार्टी का विजन है। हम लोग बड़े क्लियर हैं कि जनता का भला जो है वो किसमें होगा। जनता को साथ लेके चलना है, जनता के लिए काम करना है, और जो एंटी नेशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में काम करती हैं उनको बेनकाब भी करना है और उनको ख़त्म भी करना है। भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में क्लियरली कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर तरक्की नहीं हुई तो उसकी वजह है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इंक्रोच किया गया, उनको सिस्टमेटिकली ख़त्म किया गया। उसके चलते हुए यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप जम्मू कश्मीर में थी, उन्होंने यहाँ पे जगहों को, जो सरकारी जगह हैं, उनको इंक्रोच खुद भी किया और लोगों को भी इनकरेज किया कि वो इंक्रोच करें। ऐसा राज्य जिसमें सरकार का दायित्व होता था या होता है कि वो इंक्रोचमेंट्स को रोके, वो कैसे रोकेगा जिसका चीफ मिनिस्टर खुद इंक्रोच कर रहा था जगह को, जिसमें मंत्री सारे इंक्रोच कर रहे थे जगह को, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो जगह को इंक्रोच करके बैठे थे, जिसमें चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है वो भी जगह को इंक्रोच करके बैठा है। तो कुल मिला के इन लोगों के, जब इंक्रोचर्स के आपस की मिली भगत से ही रोशनी एक्ट बना था कि जिन्होंने जगहों को इंक्रोच किया है उनको राइट दे दी जाए नॉमिनल पैसा लेके। 3,40,000 करोड़, 3,40,000 कनाल जगह
रेगुलराइज कर दी जाती है रोशनी एक्ट में। और उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये जगह रेगुलराइज करेंगे तो हमारे को 25,000 करोड़ रुपया मिलेगा, जिससे हम पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन कितना मिला? 76 करोड़ ओनली। 25,000 करोड़ का वादा और 76 करोड़ रुपया टोटल लिया, और राज्य की 3.5 लाख कनाल जगह जो है वो ज़ाया कर दी, जिस जगह का मूल्य जो है वो 25,000 करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि 25,000 करोड़ रुपया उनकी एस्टिमेशन थी कि अगर जगह को हम 30-35% पैसा लेके करते हैं तो तब हमारे को 25,000 करोड़ मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। दूसरा इसमें कि फॉरेस्ट की जगह को घेर के बैठे हुए हैं, यहाँ पे नेता भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना घर जो है फॉरेस्ट की जगह के ऊपर है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इन सभी इंक्रोचमेंट्स को दूर करना है। जिन्होंने कब्जा किया है जगह के ऊपर, फॉरेस्ट की जगह पे कब्जा किया है, उनसे वो जगह भी वापस लेनी है, और जो उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है उसको भी डिमोलिश करना है, ताकि वहाँ पे वापस फॉरेस्ट बने। तो क्या सर ये सिर्फ चुनावी वादा रहेगा या इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी होगी? इसकी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी ही है। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, खाली हमारा प्रॉमिस है लोगों को कि हम आगे से कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं होने देंगे। चुनावी वादा ये है कि जो इंक्रोचमेंट 70 साल से जम्मू कश्मीर में चलती रही हैं वो आने वाले जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होगी, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट होने की वजह ही थी आर्टिकल 370 और 35 है। आपने कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं करने दिए। जो कानून को अप्लाई करने वाले लोग थे जिन्होंने इंप्लीमेंट करना था, वो खुद ही चोर थे। तो एक चोर दूसरे चोर को कैसे रोक सकता था? तो सर फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें चाइना की मदद चाहिए, पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जिस तरीके के बयान देती है कि नेशनल फ्लैग नहीं उठाएंगे, जम्मू में आके अलग भाषा होती है, उसके बाद जो एक्शन होता है वो उन लोगों के खिलाफ होता है जो नेशनल फ्लैग उठा रहे होते हैं। या कल भी आपने जिस तरीके से देखा लाठीचार्ज जो हुआ वो किस पे हुआ वो तो आप खुद ही बेखूबी जानते हैं। तो इस तरीके के एक्शन जब सामने आते हैं तो लोगों में ज़रूर गुस्सा आता है। देखिए, ये ज़रूर है कि प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि सख्ती अगर करनी है तो किस पे करनी है। जिन पे सख्ती होनी चाहिए उन पे तो सख्ती नहीं होती है, या उन पे सख्ती तो होनी चाहिए। जो इंक्रोचर्स में उन पे सख्ती नहीं होगी, जो इंक्रोचर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन पे सख्ती करोगे तो क्या मैसेज पब्लिक में जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि जब आप सख्ती से किसी चीज़ को निपटने की सोचते हैं तो उसमें ये ज़रूर सोचिए कि उस आदमी की मंशा क्या है, जिसके बारे में आप सख्ती से कदम उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी मंशा क्या है। तो आने वाले वक्त में जो इतने इंक्रोचर्स हैं इनको सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसा हमारा मानना है कि उस पर कोई ढिलाई जो है वो नहीं दी जाएगी। और इंक्रोचर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, वो हो सकता है कि वो उसकी सोच जो है वो हमारे साथ मिलती हो, बिल्कुल लिहाज मत करिए। हम कोई अपने लोग और दूसरे लोग नहीं हैं। इंक्रोच करने वाले जगहों को उनकी एक ही कैटेगरी है कि वो क्रिमिनल्स हैं। कल महबूबा मुफ्ती भी स्टेटमेंट देते हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं श्रीनगर में उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कैंपेनिंग नहीं करने दी जाती है, और ये सिलेक्टिवली उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है जो गुपकार अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, महबूबा जी जिस आदमी के बारे में बात कर रही हैं वो आदमी एक सीरियस ऑफेंस में एक्यूज्ड है। ऐसा सीरियस ऑफेंस जिसमें इस राज्य का एक बड़ा सरकारी पुलिस का अधिकारी पिछले कई महीनों से जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि मिलिटेंट्स के साथ मिलकर काम करता था। ये जिनकी बात करते हैं पराग साहब की, ये उसके को एक्यूज्ड हैं, उस एफआईआर में अरेस्ट हुए हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके इलेक्शन के चक्कर में नेशनल इंटरेस्ट को भूल जाएं क्या? ऐसा आदमी जो इतने सीरियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, क्या उसको छोड़ दें इसलिए कि आपके इलेक्शन आ गए हैं? ऐसा नहीं होगा। जो सीरियस ऑफेंस जो कि राष्ट्र के खिलाफ है, इतना सीरियस एलिगेशंस उस आदमी के ऊपर हैं, उनका बाहर रहना जो है वो किसी भी हालत में राष्ट्रहित में नहीं था। जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो रूटीन की पुलिस कार्रवाई है, वो कोई परसिक्यूशन नहीं है, वो कानूनी हिसाब से हुआ है और उसको वैसा होना भी चाहिए। तो सर जिस तरीके से आपने विजन डॉक्यूमेंट में बड़ा क्लियर किया है कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा इंक्रोचर्स के ऊपर, तो क्या कहेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स अगर आएगा, जिस तरीके की ज़मीनें ऑलरेडी लोगों ने जो एक्वायर की हैं
हम उसको इनक्रोच तो नहीं कहेंगे, मगर जो एक्वायर किए हैं काफ़ी सालों से, तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या उन्हें दी जाएंगी या वो भी मेन स्ट्रीम में आएंगी? आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखें, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2006 में बना। जम्मू कश्मीर पे अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे 370 था, यहाँ की सरकारों ने अप्लाई करने नहीं दिया। अब वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे अप्लाई कर गया। 2006 के एक्ट के हिसाब से जो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, गुज्जर बकरवाल, जो जंगलों में रहते हैं माल मवेशी के साथ, उनको ये हक है कि वो जंगल में अपने लिए घर बना सकें। अगर वो जंगल में अपने लिए घर बनाते हैं तो उनसे खाली नहीं करवाया जाएगा। सो हमारा ये वेरी क्लियर मोटिव और इसमें स्टेटमेंट है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले गुज्जर बकरवाल हैं उनसे जगह खाली नहीं करवाई जाएगी अगर वो 2006 की एक्ट की प्रीव्यू में आ जाते हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें गुज्जर बकरवाल फैमिली को उनकी डिमोलिशन हुई है, उनको तंग किया गया है, तो ये गलत बात है। ये किन लोगों ने किया है उसके पीछे भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि क्या लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को तंग करने के लिए इलेक्शन टाइम के ऊपर ऐसी बात हुई है। तो जो 2006 के एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट ज़रूर है कि फॉरेस्ट की जगह को खाली करवाया जाए, लेकिन फॉरेस्ट की जगह को खाली करवाने उनसे होता है जिनकी जगह के ऊपर इलीगल कब्जा हो। 2006 का एक्ट कहता है कि जो फॉरेस्ट डिवेलर्स में जिनकी सदियों से जिनकी पुश्तें जो हैं वो जंगलों में रही हैं, गुजर बकरवाल हैं, जो डेरों के साथ मूव करते हैं, डेरा कहीं बना देते हैं, गर्मियों में वापस आ जाते हैं, उनसे डिमोलिशन नहीं हो सकती, उनकी डिमोलिशन होनी भी नहीं चाहिए। हमारा उसमें बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो हमारे गुजर बकरवाल भाई 2006 एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्टेड है उनके खिलाफ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि ये जो लोग जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट डिवेलर्स की डेफिनेशन में आते हैं 2006 की, उनकी लिस्टें तैयार होंगी। जनवरी तक ये लिस्टें तैयार हो जाएंगी और मार्च के आते आते हम इनको राइट जो है इनके लिखित में भी दे देंगे। ये माननीय अनुराग ठाकुर जी जो है MOS फाइनेंस यहाँ पे थे, उन्होंने कल ही इस बारे में भी स्टेटमेंट दी थी। तो सर, विजन डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट आपने ये मेंशन किया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डेली वेजेस लगे हैं पिछले इतने सालों में, और कई सरकारें चली गई यही वादा करते कि जब उनकी सरकार आएगी, जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो कुछ ना कुछ उनका होगा। तो वो जो 1 लाख से ज़्यादा लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है दोबारा तो क्या उनके साथ क्या होने वाला है? क्या ये खाली आपने वादा किया है कि इस पे अमली जामा होगा? देखें, जो डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ या किसी भी और शक्ल में होंगे, नीड बेस के ऊपर होंगे, हमारा मानना ये है कि ये लोग जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, अब वो किन हालात में उनको नौकरी मिली वो ज़रूरी नहीं है। इनको काम करते हुए कई साल, कईयों को 10 साल, कईयों को 20 साल, कईयों को उससे भी ज़्यादा हो गए। अब इतना देर जो है काम करने के बाद इनको उम्मीदें हैं कि अब इनको रेगुलराइज किया जाए। सरकार के संसाधन, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी इंसाफ तो लोगों को देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी कोशिश की गवर्नमेंट के साथ कि इनकी रेगुलराइजेशन के बारे में कोई अच्छा फैसला हो ताकि इनको इंसाफ मिले। और हमें खुशी है कि इसके ऊपर LG साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में फेज्ड मैनर में, क्योंकि आपको फेज़ करना पड़ेगा कि 10 साल वाले को पहले रेगुलराइज हो जाए, फिर उसके बाद 8 साल वाला हो, 6 साल वाला हो, नौकरियां भी उसी हिसाब से क्रिएट करनी पड़ेंगी। इतनी नौकरी, ये शायद नौकरियां जो हैं जितनी एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं उससे भी ज़्यादा नौकरियां हैं ये। और जम्मू कश्मीर में तनख्वाहें देने के लिए भी हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आने वाले वक्त में 370 के बाद के जो हालात बने हैं, हमें लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट के पास अपने पास भी पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा अच्छे ढंग से, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम पैसा लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी पैसा देने में जम्मू कश्मीर को इनकार नहीं करती रही, लेकिन इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है रेगुलराइजेशन का। ये खाली वादा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, इसको तेज़ी से करेंगे। आने वाले टाइम पे फेज्ड मैनर में रेगुलराइजेशन जो है वो पक्की होगी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तो क्लियर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस तरीके से DDC इलेक्शंस की हाइप मिली है
ये तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं उस तरीके की हाइप अगर दी है, एमएलएज, एक्स एमएलएज और मंत्रीज लड़ रहे हैं, और जिस तरीके के वादे आपने 20 पॉइंट में रखे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस है? भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की परफॉर्मेंस करने वाली है? देखिए, डीडीसी के इलेक्शन को किसी भी हालत में आप असेंबली के इलेक्शन से कम मत आंकिए। डीडीसी ही फ्यूचर है। डीडीसी के इलेक्शन होने के बाद जब असेंबली में इलेक्शन होंगे तो जो एमएलए साहब चुने जाएंगे वो असेंबली में बैठेंगे, कानून बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में जितनी डेवलपमेंट होगी वो सारी डीडीसी के थ्रू होनी है। सो डीडीसी के इलेक्शन सीरियस इलेक्शंस हैं, जिसको हम उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना इसको लेना चाहिए। आने वाला भविष्य लोगों का कैसा होगा, किस तरह की डेवलपमेंट होगी, किस तरह की प्रोग्रेस होगी, वो डीडीसी ही डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनील सेठी, ये चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी है, और इनका कहना है कि जिस तरीके से आज इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया और 20 पॉइंट का उसमें उन्होंने अपना विजन रखा है कि आने वाले दिनों में क्या करेंगे। इनका क्लियर स्टांस है, जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में उन्हें हटाया जाएगा। आप जुड़े रहे NH1 न्यूज़ के साथ।